चंगेज़ खां इस तकनीक का मूजिद था। वो इसे सलामी कहता था। वो दुश्मन की ताकत चेक करने के लिए जंग के शुरू में छोटा लश्कर भिजवाता था, जबकि दुश्मन मुकाबले में अपना मुकम्मल लश्कर लेकर आ जाता। लड़ाई होती थी और इस दौरान चंगेज़ खां के फौजी हिकमतकार बुलंदी पर बैठकर दुश्मन की टेक्नोलॉजी, फौज की फॉर्मेशन और जवानों की खूबियों और खामियों का नक्शा बनाते रहते थे। वो ये नक्शा बाद अज़ां चंगेज़ खां को भिजवा देते थे और वो इस नक्शे के मुताबिक अपनी फ़ौज की फ़ॉर्मेशन तब्दील करता था और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला कर देता था। इस हिकमत अमली ने चंगेज़ खां को दुनिया का अज़ीम फ़ातह बना दिया और उसने दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी। ये आर्ट बाद अज़ां दुनिया ने सीख लिया और फिर कुर्रा अर्ज़ के तमाम कोनों में ये तकनीक इस्तेमाल होती चली गई। आप दुनिया की किसी बड़ी जंग का मुताला कर लें, आपको इसके 2 हिस्से मिलेंगे। पहले हिस्से में बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पर छोटा-सा हमला करेगा और इस हमले में वो उसकी जंगी और फ़ौजी अहलियत का अंदाज़ा करेगा और फिर उस पर भरपूर और मुकम्मल हमला करेगा। मैं आपको यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल दे सकता हूँ। भारत ने 2019 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। 26 फरवरी की रात भारत के 12 तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए और बालाकोट के जंगल में मिसाइल दाग कर वापस चले गए। ये भारत की तरफ से सलामी थी। पाकिस्तान ने अगले दिन 27 फरवरी 2019 को इसका कमाल जवाब दिया। भारत के 2 तैयारे गिर गए। उसका पायलट अभिनंदन भी गिरफ्तार हो गया। वो पाकिस्तान के लिए टेस्टर था। भारत को इस्लामी में अपनी एयरफोर्स की कमजोरियों और पाक फ़िज़ाइया की कुव्वत का अंदाज़ा हो गया। नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर फ्रांस से राफ़ेल तैयारे खरीद लिए। पाकिस्तान को भी अपनी खामियों का अंदाज़ा हो गया। हम भी ये जान गए, दुनिया वार थिएटर में तब्दील हो चुकी है। जंग अब ग्राउंड पर नहीं होगी, फ़िज़ा में होगी और जो फ़िज़ा में तगड़ा होगा, वो जीत जाएगा और जो वहाँ कमज़ोरी दिखाएगा, उसकी हार यकीनी होगी। चुनांचे हमने भी पेट काट कर चीन की मिन्नत तरला करके उससे जे-10 तैयारे और पी-15 मिसाइल लिए और अब भारत से एक कदम आगे हो गए। मैं यहाँ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमात का एतराफ़ करूँगा। ये शख्स हकीकतन पाकिस्तान का मोहसिन है। अल्लाह ताला ने उसे वक़्त का इदराक दे रखा है। इस शख्स ने पूरी एयर फ़ोर्स का पेट काट कर उसके खाने, चाय और पेट्रोल बंद करके एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आप 2019 में जाकर देखें, पाकिस्तान में एयर फ़ोर्स को कोई जानता तक नहीं था। पाक फ़िज़ाइया ने 27 फरवरी को भारत के 2 तैयारे गिराए और पूरे मुल्क में ज़िंदाबाद हो गई। पाक फ़िज़ाइया दूसरी बार मई 2025 में टेस्ट हुई और पूरी दुनिया में हीरो बन गई। हीरोशिप का ये सेहरा सीधा एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का सर जाता है। अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ इसी शख्स को बख्शना था। ये कुदरत का फ़ैसला था। ये 19 मार्च 2021 को एयर चीफ बने। उस वक़्त उनके चीफ बनने के इम्कानात बहुत कम थे। इमरान खान के करीबी साथी फैसल जावेद के भाई एयर फ़ोर्स में थे। वो वज़ीर-ए-आज़म का एडीसी था। फैसल जावेद और उनका भाई एयर वाइस मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा को एयर चीफ बनवाना चाहते थे। हसीब पराचा का ताल्लुक पेशावर से था और ये फैसल जावेद को पुराना जानते थे। इन लोगों ने इमरान खान को कायल कर लिया था, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ज़हीर अहमद बाबर की सलाहियतों से वाकिफ़ थे। ये उनकी फ़ाइल खुद लेकर वज़ीर आज़म के पास गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया। यूँ ये एयर चीफ बने। उस ज़माने में इस तकर्री पर पीटीआई के लोगों ने बहुत तनकीद की थी, लेकिन अल्लाह को पाकिस्तान की इज़्ज़त अज़ीज़ थी। ये शख्स आया और इसने एयर फ़ोर्स के जिस्म में नया खून दौड़ा दिया। एयर मार्शल ज़हीर अहमद की ज़िंदगी में दूसरा वाक़या मार्च 2024 में 1 साल की एक्सटेंशन थी। इस पर भी बहुत शोर हुआ था, लेकिन बाद अज़ां ये भी कुदरत का फ़ैसला साबित हुई। आप तसव्वुर करें, अगर 2024 में एयर मार्शल ज़हीर की एक्सटेंशन ना होती, तो हम आज कहाँ खड़े होते? दूसरा, अरब मुल्कों की ज़्यादातर एयर फ़ोर्सेस पाकिस्तान ने डेवलप की, लेकिन आखिर में हालत ये हो गई थी, अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज़ तक नहीं करते थे। ये हमें पुराने लोग कहते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया पाक फ़िज़ाइया के साथ हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़ी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का ख़ास करम और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के इख़लास का नतीजा है। मैं वापस अपने मौज़ू की तरफ आता हूँ। भारत ने हमें 2019 में भी सलामी दी थी और 2025 के हमलों का मकसद भी पाकिस्तान की सलाहियत और क़ुव्वत का अंदाज़ा करना था। लिहाज़ा जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये बल्कि अभी शुरू ही नहीं हुई। आप देखिएगा, भारत आने वाले दिनों में कहाँ-कहाँ से क्या-क्या असला खरीदेगा। आप ये भी देखिएगा, अमेरिका उसे किस-किस तरह नवाज़ता है। आप अब इस नज़रिए से दुनिया के पिछले 5 सालों का तज़िया कीजिए। 3 जनवरी 2020 को ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया गया।
फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस की जंग हुई। अक्टूबर 2023 में इसराइल ने गजा पर हमला कर दिया। 2024 में लेबनान और शाम में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। 31 जुलाई 2024 को हमास के लीडर इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया और 2024 में शाम में बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म करके ये मुल्क इसराइल के हवाले कर दिया गया। क्यों? ये सब सलामियाँ थीं और इनका मकसद दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा करना था। आप अब इस रेफरेंस के साथ मई में पाक भारत और जून में इसराइल ईरान जंग को देखें। ये दोनों भी सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड्स थे और इनका मकसद सिर्फ चीन, ईरान और पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों का अंदाज़ा करना था। इसके पीछे सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग था। अमेरिका की हल्लाशेरी पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमेरिका को चीनी तैयारों और मिसाइलों की रेंज का इल्म भी हो गया और पाकिस्तान की जंगी सलाहियत का भी, और हमारे पास मौजूद सिस्टम्स भी ओपन हो गए। इसराइल पर ईरान का हमला भी खालिसतन डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था। आप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के ट्वीट्स और बयानात पढ़ना शुरू कर दें और पढ़ते-पढ़ते 2 माह पीछे चले जाएँ। आपको जंग का मकसद और मंसूबा साज़ दोनों का इल्म हो जाएगा। इस जंग का मकसद ईरान की सलाहियतों का अंदाज़ा करना था, लिहाज़ा इसराइल और अमेरिका को 12 दिनों में मालूम हो गया, ईरान के पास मिसाइलों के सिवा कुछ नहीं। दूसरा, ये अभी एटम बम से बहुत दूर है। तीसरा, रूस और चीन ईरान के लिए इसराइल और अमेरिका से नहीं लड़ेंगे। चौथा, इस्लामी दुनिया ज़ख्मी बतख है, ये एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। पाँचवां, अक़वाम मुत्तहिदा अमलन ख़त्म हो चुकी है, ये इसराइल का हाथ रोक सकती है और ना अमेरिका का। और छठा, इसराइल भी जान गया कि मैं अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर अमेरिका मेरा साथ नहीं देता तो मुझे ईरान खा जाएगा। आप इस रेफरेंस को थोड़ा-सा मज़ीद बढ़ा लें, तो आप यूक्रेन और साउथ अफ्रीका के सदर की बेइज़्ज़ती की वजह भी जान लेंगे और आपको डोनाल्ड ट्रंप की टेरर वार भी समझ में आ जाएगी। आप जान जाएँगे इसका मकसद दुनिया को ये बावर कराना था, चौधरी सिर्फ़ मैं हूँ और दुनिया को सिर्फ़ मेरा ऑर्डर मानना होगा। आप यकीन करें, ये जंगें सिर्फ़ टेस्ट थीं और ईरान, पाकिस्तान, गज़ा, शाम और यूक्रेन इसकी टेस्टिंग ग्राउंड्स थीं। अमेरिका और इसराइल ने इनमें सिर्फ़ आलम इस्लाम की सलाहियत और बर्दाश्त का अंदाज़ा किया, ये सलामियाँ थीं, जबकि जंग अभी बाकी है। भारत को तैयारी के लिए 1.5 साल चाहिए। ये 2027 में पाकिस्तान पर बड़ा और मुकम्मल हमला करेगा और उस वक़्त इसे इसराइल और अमेरिका की मदद भी हासिल होगी। पैसा और लोग भारत के इस्तेमाल होंगे, टेक्नोलॉजी इसराइल की होगी और फ़िज़ाई, बर्री और बहरी निगरानी अमेरिका करेगा। ईरान की बारी भी हमारे साथ ही आएगी। ताहम ये फ़ैसला बाकी है, ईरान पहले कुर्बान होगा या पाकिस्तान। चीन और रूस की इक़्तिसादी नसबंदी में भी चंद माह में इज़ाफ़ा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुद्दत सदारत में चीन में मौजूद सारी इंडस्ट्री वापस अमेरिका ले आएगा, ताकि अमेरिका हर किस्म की पैदावारी और सनती मजबूरियों से आज़ाद हो जाए। आपको आने वाले दिनों में अरब मुल्कों में भी इंसानी हकूक़ और जमहूरी तहरीकें चलती नज़र आएंगी। इनका मकसद अरब मुल्कों में जमहूरियत की परवरिश नहीं होगा, इसका मकसद शाही ख़ानदानों से मज़ीद रकम ऐंठना होगा। जमहूरियत की आवाज़ उठती रहेगी और शाही ख़ानदान अपने ख़जाने लुटाते रहेंगे और यह खेल उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक शाही ख़ज़ानों में ख़ज़ाना बाकी रहेगा। जिस दिन ये खाली हो जाएगा, उस दिन शाही भी ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी खुली आँखों से अरबों से हिजाब गायब होते देखेंगे। अल्लाह करम करे, दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। ये अब ज़्यादा दूर नहीं रही। हम तारीख़ की खुशनसीब तरीन नस्ल थे। हम बड़ी जंगों और खौफनाक वबाओं से बचे रहे। हमारा कोरोना भी कुछ ना बिगाड़ सका था। लेकिन अब हम इसी कुर्रा अर्ज़ की आखिरी नस्ल में बनते जा रहे हैं। लिहाज़ा अल्लाह ताला से माफ़ी माँग लें। ज़िंदगी जितनी बची है, उसे अच्छे तरीके से गुज़ार लें और ज़हनी तौर पर बड़ी और खौफनाक जंग की तैयारी कर लें। ये जंगें उस बड़ी जंग की सिर्फ़ टेस्टिंग ग्राउंड्स थी। जंग अभी बाकी है और ये बस आई ही चाहती है।